हेलो फ्रेंड्स, बिहार प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2B में डीएलएड और बीएड से 75 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग डीएलएड और बीएड से संबंधित 75 प्रश्नों को। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, यहाँ ऑप्शन बी सही है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बी ऑप्शन सही हो जा रहा है। डायस के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये देखिए, नन्हे वैज्ञानिक ये किनके अनुसार होता है? यहाँ ऑप्शन बी सही रहेगा। युंग एक मनोवैज्ञानिक दार्शनिक थे। उनके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगम करती है। डैश नमूने का अनुगम करती है। फिर से देखिएगा, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगम करती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? कौन सा एक उचित है? तो यहाँ ऑप्शन ए सही बताया जा रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? क्यों होती है एक दूसरे से भिन्नता? तो यहाँ बी ऑप्शन सही बताया जा रहा है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुख्य भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? सही मिलान वाला जोड़ा बताइए। तो यहाँ डी ऑप्शन सही बताया जा रहा है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संसाधन एवं वर्गीकरण करने योग्य। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संसाधन संधारण, बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। एक बच्ची कहती है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। किसकी समझ को? कार्य कारण को। कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फॉइल को मोड़कर जोर से दबाती, निचोड़ती और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो बताइए, इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ है अवलोकन का। किसी सजीव प्राणी द्वारा अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अथवा किसी अन्य कृत्रिम उपकरण द्वारा बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। तो निम्नलिखित में से बताइए कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो ये है ऑप्शन सी, हस्तपरक गतिविधि। हस्तपरक गतिविधि किसी वैज्ञानिक जिज्ञासा के
समाधान के लिए उससे संबंधित क्षेत्र में और अधिक आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता होती है। इन आंकड़ों की प्राप्ति के लिए जो कुछ किया जाता है उसे प्रयोग कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वायुगोत्स्की के अनुसार वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके बच्चे सीखते हैं। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? बताइए। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? तो ये है वायुगोत्स्की का। वायुगोत्स्की के अनुसार बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन वायुगोत्स्की का है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? कौन सी स्थिति? तो यहाँ आपको वाक्य अच्छे से ध्यान देना है, पढ़ना है इसको और तब बताना है कि कौन सा वाक्य जो है वो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ देखिए बी ऑप्शन सही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी का देखिए, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, ये नहीं हो सकता है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो, ये भी नहीं है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहती है, तो ये नहीं हो सकता है। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष, तो यहाँ ऑप्शन बी ही रहेगा। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। बुद्धि है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही रहेगा। सामर्थ्यों का एक समुच्चय, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बुद्धि वह मानसिक व्यक्ति है या अभिव्यक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने में, उसमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसमें साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। तो बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः, बी ऑप्शन सही होगा, रोचकता और जोश लाता है। रोचकता और जोश लाता है। यहाँ देखिए ऑप्शन ए आकलन का काम करता है, नहीं। अध्यापक के काम को सरल बनाता है, बिल्कुल नहीं। भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ है रोचकता और जोश लाता है। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः, तो यहाँ खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और जोश लाता है। यहाँ देखिए भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन बच्चों में जोश और रोचकता का संचार करता है, इससे भाषा सीखने में आसानी होती है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही रहेगा। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी, तो यहाँ ऑप्शन बी सही रहेगा। क्या है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। बिल्कुल, यहाँ देखिए कि एक अगर सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो ये क्या है? लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में, तो यहाँ सी ऑप्शन देखिए सही होना चाहिए कि क्या है? प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न भाषा भाषी बच्चों की भाषा है भाषाई विकास के संदर्भ में अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का वर्णन करता है। समावेशन, तो समावेशन है क्या? यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? तो शिक्षक को चाहिए कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में जरूर शामिल करें। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। यहाँ अदर ऑप्शन भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी को डी, वास को 100 और 21 को 12 लिखना। तो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो ये एक आपका त्रुटि है, बच्चे में दिखने वाली त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आंशिक रूप से देख सकता है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही रहेगा। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना क्या होता है? देखिए, सीखना एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या चाहिए? स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है प्राथमिक विद्यालय के कक्ष में? तो यहाँ है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद सुनना या करना। नेक्स्ट, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश में से तात्पर्य है। विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर देना। तो विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषा परिवेश का तात्पर्य है बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर को प्रदान करना। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या खे डायस के बारे में चिंतित है। क्या है? तो ए ऑप्शन सही है। प्रख्यात शिक्षा शास्त्री रेमाउंड के अनुसार अच्छे प्रश्न पत्र निर्माण की तकनीकी को, यहाँ देखिए किसके अनुसार, एक शिक्षा शास्त्री हैं, विख्यात शिक्षा शास्त्री रेमाउंड के अनुसार अच्छे प्रश्न पत्र निर्माण की तकनीक को जानना एक शिक्षक का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। किसी भी प्रकार के प्रश्न पत्र के माध्यम से लिए जाने वाले परीक्षण का विशिष्ट उद्देश्य इस तथ्य में निहित होता है कि प्रश्न पत्र संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करता है अथवा नहीं। तो यहाँ है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने।
विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि क्या है दृढ़ विश्वास, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्यक्षण, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखते हैं, जिसमें उनके अनुभव और प्रत्यक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय आधारित, अब देखिए विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए सही रहेगा। विद्यालय आधारित आकलन का मुख्य सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित होता है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि आकलन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि शिक्षण प्रक्रिया के साथ सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णयों का निर्माण करती है, जिसमें शिक्षक बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल वो अलग अलग परिवेश से आए रहते हैं, तो वो वैयक्तिक रूप से वो भिन्न ही होते हैं। अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ए सही रहेगा। वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों के शिक्षार्थियों की शिक्षा के लिए अलग अलग व्यवस्था करना एक कठिन कार्य है। अतः ऐसी स्थिति में शिक्षक को सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक शिक्षार्थी सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता बताना है। यहाँ प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है? परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए प्रगतिशील शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। यह शिक्षा का एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जिसमें शिक्षार्थियों को सामाजिक विकास करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। समय सारणी में और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता है। तो यहाँ पर क्या है? समय सारणी में और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषता है। तो यहाँ ऑप्शन बी है, बी नहीं, यहाँ डी ऑप्शन सही रहेगा। देखिए समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, तो यहाँ ऑप्शन टिक कर लीजिए, ये डी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन को आप ठीक कर लीजिए। ठीक, इसमें देखिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत है, इसको नहीं कीजिएगा, बल्कि इसकी जगह पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये ऑप्शन सही होगा, इसे आप टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो यहाँ दिया हुआ सत्य या असत्य, ये बहुत ही छोटा प्रश्न होता है, सत्य या असत्य, ट्रू फॉल्स हम लोग लिखवाते हैं बच्चों को। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न वे प्रश्न हैं जो किसी परीक्षक के व्यक्तिनिष्ठ पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं।
ये प्राय संक्षिप्त उत्तर के रूप में पूछे जाते हैं, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न, मिलान प्रश्न और सत्य असत्य प्रश्न आदि। तो यहाँ ऑप्शन सी सही रहेगा, सत्य या असत्य। ठीक। समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा क्या है? यहाँ ऑप्शन ए सही रहेगा। विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अतः समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। फिर से क्वेश्चन समझिएगा। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही रहेगा। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। नेक्स्ट, शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है ये? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। शिक्षण 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है जो योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन से होकर गुजरती है। फिर से देखिएगा, योजना, पहले हम लोग योजना बनाते हैं शिक्षा देने के लिए, फिर उसके बाद निर्देशन, फिर मापन और लास्ट में आता है मूल्यांकन। तो ये 4 चरणों से, 4 प्रक्रियाओं से होकर शिक्षा गुजरती है, शिक्षण गुजरता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर शिक्षण के माध्यम से अधिगम को शिक्षार्थियों के लिए व्यापक बनाया जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन ए को आप सही कर लेंगे। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है? जब बच्चा फेल हो जाता है तो उसका क्या तात्पर्य है? ये है कि विद्यालय बच्चों के मानसिक, चारित्रिक, शारीरिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास करने के साथ साथ उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों का दिशा निर्धारण भी करता है। ऐसी स्थिति में यदि बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि व्यवस्था फेल हुई है। बच्चा नहीं बल्कि व्यवस्था फेल हुई है। तो यहाँ सी ऑप्शन को आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी की विकास, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत है? यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो ये ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यह मानव विकास का प्रमुख सिद्धांत है। इससे संबंधित अन्य सिद्धांत भी है कि पहला, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती है। दूसरा, विकास हमेशा अरेखीय होता है, मतलब चारों तरफ से होता है, किसी एक रेखा में नहीं होता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो हमेशा चलते रहती है, कहीं भी रुकती नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन ए को आप सही कर सकते हैं। सभी का विकास दर समान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? तो यहाँ है मूल्यांकन। अभी हमने तुरंत ही देखा है 4 चरणों में, 4 प्रक्रियाओं में, तो अंतिम स्तर होता है मूल्यांकन। बालक व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। बालक के व्यक्तित्व को क्या प्रभावित करता है? तो यहाँ है उसका वंशानुक्रम व वातावरण। जैसा उसके वंशज होंगे, लगभग बच्चा उन्हीं की तरह वो करेगा, और वातावरण भी इसके बहुत ही प्रभावित करता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को, बालक के व्यक्तित्व को हमेशा वंशानुक्रम और वातावरण प्रभावित करते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डायस के कारण रोता है। किसके कारण रोता है? तो यहाँ है ऑप्शन बी, संवेगात्मक दुश्चिंता। संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण वो रोने लगता है। अपने अध्ययनों के आधार पर ब्रिजेज ने यह निष्कर्ष निकाला है कि लगभग 2 वर्ष की आयु तक बच्चों में
भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा आदि संवेगों का विकास हो जाता है, क्योंकि बच्चे को माँ से अधिक लगाव होता है, जिसके कारण वह दादी की गोद में आने पर संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोने लगता है। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन को टिक कर लीजिए। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण क्या है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होकर आजीवन चलती है और वह अपने सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना सीखता है। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, सिर्फ लड़कियों को वरीयता देता है, तो इसमें क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह। वह सिर्फ अपॉर्चुनिटी लड़कियों को देता है, तो इसमें क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो ये है सामाजिक। ओके, तो डी ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। वाइगोत्स्की का निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत यानी ZPD का सिद्धांत सीखने में समाज की भूमिका को वाइगोत्स्की का निकट विकास क्षेत्र ZPD का सिद्धांत सीखने में समाज की भूमिका को सर्वाधिक महत्व देता है। वाइगोत्स्की के अनुसार रटकर सीखना या निष्क्रिय रूप से सीखने की अपेक्षा व्यवहारिक तथा रचनात्मक ढंग से सीखना अधिक उपयुक्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो ये तो हो चुका है, किस पर? ऑप्शन डी आप सही करेंगे, सामाजिक। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? तो यहाँ ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। एक शिक्षिका द्वारा शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करना होवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की ओर इशारा करता है, क्योंकि शिक्षिका कक्ष में विविध बुद्धि लब्धि वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए विविध कार्य पद्धतियों का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ है कि टोली शिक्षण देना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इनमें सभी ऑप्शन सही हैं, सब कुछ करना चाहिए। निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो यहाँ ऑप्शन डी आप लोग टिक करेंगे, विषय वस्तु में प्रवीणता। विषय वस्तु में प्रवीणता शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति तब संभव नहीं हो सकती जब तक कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान ना हो। तो यहाँ शिक्षक को विषय का ज्ञान होना जरूरी होता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे? तो यहाँ ऑप्शन सी टिक कीजिए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। महान शिक्षा शास्त्री कोहलबर्ग ने बच्चों के कार्य की अपेक्षा उनके नैतिक न्याय के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। उनके अनुसार बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए उन्हें नैतिक मुद्दों पर
आधारित चर्चाओं में शामिल किया जाना आवश्यक है। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, कक्ष में देखिए यहाँ वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। ऑप्शन सी सही रहेगा। कक्ष में छोटे शिक्षार्थियों को समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करवाने से उनका सामाजिक विकास होता है, क्योंकि बड़े शिक्षार्थी छोटे शिक्षार्थियों के प्रति तथा छोटे शिक्षार्थी बड़े शिक्षार्थियों के प्रति उनके कुछ दृष्टिकोण न केवल उनके अनुभवों से बल्कि उनके सामाजिक कौशल से भी परिवर्तन करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग टिक कीजिए, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। जब कोई निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को उनकी निर्योग्यता के आधार पर उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बालकों को अधिगम और समायोजन संबंधी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनमें हीन भावना का विकास हो सकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो आपको पता है कि ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संज्ञानात्मक अवस्था, ये इंद्रिय जनित इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक, ये 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। तो यह है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो ए ऑप्शन आप टिक कीजिए। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा है। इंद्रिय गामक यह 0 से 2 वर्ष की होती है अवस्था में शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो ये आनुवांशिकता और वातावरण की अंतरक्रिया का परिणाम होता है। आनुवांशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करती है। हेरिडिटी हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करती है। इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। आनुवांशिकता हमें कार्यशील पूंजी देती है और परिस्थिति हमें इसको निवेश करने के अवसर प्रदान करती है। अतः मानव व्यक्तित्व आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है? मूल प्रवृत्ति नहीं है तो इसमें है कि अभिमान, घृणा, स्वामित्व, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारी मूल प्रवृत्तियां नहीं हैं, ये हम समाज में रहकर सीखते हैं, धीरे धीरे इसको अपनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण, तो यहाँ दिया हुआ है समस्या के प्रति जागरूकता। समस्या के प्रति हमें जागरूक होना। ये समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति में मुख्यतः 6 चरणों का अनुसरण किया गया। 6 चरण है। सामाजिक समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति में मुख्यतः 6 चरण आते हैं, जिसका प्रथम चरण समस्या के प्रति जागरूकता तथा समस्या को समझना होता है। तो ऑप्शन बी आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सीखने का क्षेत्र आप बताइए। अनुभविक, भावनात्मक या आध्यात्मिक या व्यावसायिक? तो यहाँ सीखने का क्षेत्र है अनुभविक। ए ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं।
जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती है? सीखने की अनुपस्थिति की ओर संकेत करती है। अभ्यास प्रैक्टिस के द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है। अभ्यास रोक देने पर यह संबंध कमजोर पड़ने लगता है तथा शिक्षार्थी त्रुटियां करने लगते हैं। अतः अधिगम प्रक्रिया को त्रुटि रहित बनाने के लिए यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। श्रवण या सुनने की क्षमता को किस इकाई में मापा जाता है? किस इकाई में मापा जाता है? तो ये डेसिमल से मापा जाता है। डेसिबल से मापा जाता है। डेसिबल क्या है? एक लघुगणकी इकाई है जो प्रायः शक्ति और ध्वनि तीव्रता आदि भौतिक राशियों के लिए प्रयुक्त होती है। अतः श्रवण सुनने की क्षमता को डेसिबल इकाई में मापा जाता है। जैसे कि डेसिबल डीबी बराबर क्या होता है? 10 log 10 और ब्रैकेट में करके P बटे में P0, जहाँ P0 क्या है? मापी जाने वाली राशि है तथा P संदर्भ राशि होता है। तो इस तरह से हम लोग माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण सुनने, ये तो हो गया, डेसिबल से मापा जाता है। निम्न में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? मौलिकता। मौलिकता मंदबुद्धि बच्चे के लिए आवश्यक नहीं होती है। एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, होता है क्या है? वो प्रतिभाशाली बालक होता है। कोई छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है तथा शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता है, प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आता है। पठन संबंधी विकार किससे संबंधित है? पठन संबंधी विकार किससे संबंधित है? तो ये है डिसलेक्सिया से संबंधित। डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है, विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में। मनुष्य लिखित निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती है? पिछड़े बच्चों की समस्याएं क्या होती है? तो यहाँ है कम शैक्षणिक उपलब्धि, दूसरा संवेगात्मक समस्याएं और सामाजिक समस्याएं। ये सभी तीनों समस्याएं ही पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बच्चों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त करता है? तो ये है ए ऑप्शन, प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त करता है? तो ये प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी। यहाँ आप ऑप्शन ए सही कर सकते हैं। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। मानव मन को प्रभावित क्या करता है? व्यक्ति की अभिरुचियाँ, अभिक्षमताएं और वातावरण। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही रहेंगे। बुद्धिलब्धि IQ, तो यहाँ पर कुछ मिसिंग है, आपको यहाँ बतानी है। क्या होता है? IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ वास्तविक आयु, यहाँ यही होना चाहिए, वास्तविक आयु। शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? तो ये है सहयोग लेना,
अनुकरण करना और आश्रित होना, ये सभी विशेषताएं शिशुअवस्था के बालक में पाई जाती है। सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख जाते हैं, किस आयु में बोलना शुरू करते हैं? तो ये मुख्यतः 11 माह में बोलने शुरू कर देते हैं। खेल एक ऐसी क्रिया है जो अपने लिए की जाती है। खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने लिए की जाती है। सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि IQ स्तर क्या होता है? यहाँ देखिए, सामान्य बालक का, एक सामान्य जो बालक होता है उसकी IQ होता है 91 से 110 तक। यहाँ देखिए, बुद्धि लब्धि ज्ञान करने के सूत्र का प्रतिपादन विलियम स्टर्न 1912 ईस्वी में किया था। और इसका बुद्धि लब्धि IQ टेस्ट का सूत्र क्या है? IQ बराबर मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100। लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को मानने वाले विद्वान थे। लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को मानने वाले विद्वान कौन थे? ड्रेवर। लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को मानने वाले विद्वान ड्रेवर थे। शिक्षा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है किसमें? बाल विकास के ज्ञान में। बाल विकास के ज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है कैसे? सहानुभूति द्वारा या कठोर दंड द्वारा, कक्षा निष्कासन द्वारा, मुख्य अध्यापक को शिकायत द्वारा। तो यहाँ है सहानुभूति द्वारा। ऑप्शन सी आप टिक कर सकते हैं, सहानुभूति द्वारा। किस मनोविज्ञान ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया? तो यहाँ है लेविन व फ्रायड ने। किस मनोविज्ञान ने? क्वेश्चन देखिएगा, किस मनोविज्ञान ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया है? तो वो है लेविन व फ्रायड। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो ये ऑप्शन डी होगा, जिसमें आता है मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का और शिक्षा सिद्धांतों का। तो इनमें सभी सही है। मनोविज्ञान इसमें सभी आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में सभी आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान में हम किसी भी बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो वे क्या हैं? यहाँ देखिए, ऑप्शन डी सही रहेगा। सभी वाक्य सही हैं। क्या है? समस्यात्मक बालक। इसमें हम समस्यात्मक बालकों का अध्ययन करते हैं, कम गति से सीखने वाले बालक का और मंदबुद्धि बालक, ये सभी का हम लोग अध्ययन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। ठीक। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है? मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है? तो यहाँ देखिए, जन्मजात होती है। जो जन्म से होती है वही क्या होती है? मूल प्रवृत्तियाँ होती है। मैकडूगल के अनुसार संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। संवेग उत्पन्न होने पर प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा रहता है। मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे है? सीखने से है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अपनी प्रैक्टिस और तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में फिर से सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।